Hi everyone, as ma'am introduced, my name is Jyoti Khurana. आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। पहले हम ऑफर पढ़ चुके हैं और उससे पहली वाली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी रेलेवेंस देखेंगे, पेपर्स में क्या आता है, क्या पूछते हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत छोटा सा वर्ड है एक्सेप्टेंस, बट पेपर में बहुत बार हम गलत कराते हैं और पूछते हैं, फिर हमें पता नहीं लगता हमारी गलती कहाँ है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो कोई बताएगा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है? लिटरल मतलब क्या होता है एक्सेप्टेंस का? एनीवन? ये वन वे नहीं होना चाहिए कि मैं ही बोल रही हूँ, इंटरेक्टिव होना चाहिए। बस फ़र्क इतना, मैं बैठी नहीं हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, बस इतना ही फ़र्क समझो। ओके, तो एक्सेप्टेंस का मतलब हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर? ओके, तो हमें इसकी डेफिनेशन जो मिलती है वो हमें मिलती है 2b के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें 2b के अंदर दी गई है। ओके, सो डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2b के अंदर दी गई है इसकी। तो ये एड्रेस है इसका। अगर कभी भी हमें इसकी डेफिनेशन पूछनी हो कि एक्सेप्टेंस होता क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि प्रपोजल होता है। प्रपोजल का मतलब कि आप किसी चीज़ से अपना एक ऑफर दे रहे हैं किसी को, जब सामने वाला बंदा जिसे ऑफर किया गया है वो अपनी हामी भर देता है, तब हम उसे बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया उसने ऑफर, तो वो हुआ एक्सेप्टेंस। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या कहती है और क्या रेलेवेंट वर्ड्स हैं जो हमें देखने और समझने हैं इसके अंदर। तो 2b, एक नंबर आपका यहीं से आ जाता है पेपर के अंदर। प्री के अंदर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर एक्सेप्टेंस डिफाइंड है, तो इट इज 2b। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यहाँ पे कहीं लिखा है, मतलब जब एक इंसान to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल दिया गया है, मतलब कि अगर ये A है, इसने ऑफर B को दिया है, टू whom the proposal is made, तो ये whom कौन हुआ? B। इसको प्रपोजल दिया गया है, टू whom the proposal is made, सिग्निफाई। सिग्निफाई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? एनीवन? सिग्निफाई का मतलब इट मीन्स टू कम्युनिकेट। सिग्निफाई मतलब आप कम्युनिकेट करोगे क्या? अपनी असेंट। जब ऑफर इसे दिया गया था तो ये क्या कर रहा है? अपनी असेंट को सिग्निफाई कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। द वर्ड हियर मेंशन इज असेंट, नॉट कंसेंट। वाई सो? बिकॉज असेंट जो होता है वो सिंगल पर्सन के हिसाब से होता है, जब एक ही इंसान से उसकी हामी पूछी गई हो, बट कंसेंट होता है किसी सामने वाले से पूछा जाए तब। तो इसलिए यहाँ वर्ड लिखा है असेंट। जब ये बोलेगा दैट आई वॉन्ट कंसेंट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है, तब यहाँ वर्ड हो सकता है कंसेंट। बट अगर यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं अपनी असेंट दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ वो अपने बारे में बात कर रहा है, किसी और की जरूरत नहीं है। नो टू पर्सन इन्वॉल्वमेंट, सिंगल पर्सन ही इन्वॉल्व होगा। signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। प्रपोजल तब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी ईजी। ये सिर्फ एक ब्यूटिफाइड लैंग्वेज है टू राइट एवरीथिंग, और लॉ को हम डेप्थ में समझ पाए और क्लियरली समझ पाए इसलिए। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है आम भाषा में? वादा, वादा रहा। ओके, तो यही होता है आपका प्रॉमिस। तो जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तभी बनता है आपका प्रॉमिस, और यहीं से आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नींव खड़ी होती है प्रॉमिस से। इसलिए हम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। टू चेंज, तो ये बहुत एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। प्रपोजर डजंट बिकम बाउंड। बाउंड कब कहाँ होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रपोजर जब ऑफर ही आपने दिया था उस समय क्या जो जिसने भी प्रपोज किया था आपको,
कोई भी आपके एग्रीमेंट के लिए, ऑफर के लिए, क्या वो उस समय बाउंड होगा या नहीं होगा? इसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपका और मैंने आपको बोला है कि मुझे ये पेन है मेरे पास और मैं ये बेचना चाहती हूँ आपको, तो क्या आप इसे खरीदेंगे? मैंने आपसे पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने इनसे ही पूछ लिया, इनसे ही पूछ लिया, इनसे ही पूछ लिया, और किसी एक इंसान ने मुझे आकर बोल दिया कि हाँ मैम मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेट्स से इन्होंने आके पूछा, बट बाद में कोई और आता है मुझे और बोलता है कि मैम मैं भी खरीदना चाहता हूँ, तो क्या मैं बाउंड किसके लिए होंगी? जिसने मुझे पहले हाँ करा या बाद में जिसने हाँ करा? पहले हाँ करा। पूछा तो मैंने सबको था, बट जिसने पहले हाँ करा उसको ही बाउंड करूंगी ना। उसके बाद मैं भी ऑब्लिगेशन में आ गई ना कि मैं किसी और को नहीं बेचूंगी पेन। तो यहीं से शुरू होती है आपकी ऑब्लिगेशन की कहानी, कि कब कहाँ कौन बाउंड होगा। तो प्रपोजर कौन होता है? जो प्रपोज करता है। तो प्रपोजर जो है वो बाउंड नहीं होगा कब तक? जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं होती है। मैं बाउंड नहीं हूँ इसे बेचने के लिए आगे किसी और को, जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती। अगर आप चारों में से किसी ने हाँ नहीं भरी, तो मैं फिर भी किसी और लोगों को जाके पूछ सकती हूँ ना कि क्या आप खरीदेंगे, क्या आप खरीदेंगे? आई कैन। राइट? तो बाउंड कहाँ से आएगा? ये चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी केस लॉज में पूछ लिया जाता है। तभी ये समझ में आता है कि बाउंड कब कहाँ से चालू होता है। तो जिस समय प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तभी आपका प्रॉमिस बन जाता है, और तभी दोनों के दोनों, बोथ द पार्टीज बिकम बाउंड। ये स्टेज है, ये याद रखना। एक आपकी स्टेज आती है आपकी इन्होंने ऑफर दिया बी को, बट अभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, ये ऑफर सिर्फ दिया है। बट जैसे ही वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तब दोनों ही बाउंड हो जाएंगे, ये भी और ये भी। ठीक है? ये पेन जब मैं बेचना चाह रही थी तो जैसे ही किसी ने हाँ भरा, तो ना ही मैं किसी और को बेचूंगी और ना ही आप किसी और से बोलेंगे कि ना मुझे ये बोल सकते हैं कि मैं नहीं खरीदना मुझे। यू आर ऑल्सो बाउंड टू पे मी। राइट? तो ये स्टेज जाननी जरूरी है कि दोनों बाउंड कब होंगे। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, कि प्रॉमिस जो है आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? हैंड रिटन इन वर्ड्स आई कैन से। और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? कंडीशंस, मतलब नॉट इन वर्ड्स, इन जनरल हम बोल सकते हैं। एक्सप्रेस, हाँ, जेस्चर्स, इट इज अ वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो इम्प्लाइड में दोनों चीजें आ गई आपकी, एक आपका कंडक्ट भी आ गया, एंड इट इज नॉट बाय वर्ड्स। अगर जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर बाहर जब रिक्शे वाले खड़े होते हैं आपके, या ऑटोज खड़े होते हैं और वो मेट्रो जा रहे होते हैं और आप बैठ जाते हो, आपको पता है वो मेट्रो ही छोड़ेगा, और वहां जाके वो आपसे पैसे मांगता है, या आप खुद ही निकाल के दे देते हो, लेट्स से, तो वो प्रॉमिस ही तो था। इट वाज एन इम्प्लाइड। ना उसने आपको बुलाया, ना आपने उससे पूछा कि मेरे को छोड़ोगे, बट इट वाज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। ठीक है? जहाँ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों ही इम्प्लाइड थे, नॉट इन वर्ड्स। अब आते हैं आगे और समझते हैं अगली कहानी, कि जो ऑफरी होता है वो नहीं बाउंड होता है टू एक्सेप्ट एन ऑफर। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी बिड्स और ऑक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछे जाते हैं, कि ऑफरी कौन होता है? टू हुम द ऑफर इज मेड। वेरी गुड, चलो अटेंटिव हो, सोए नहीं हो, दैट्स गुड। तो ऑफरर वो होता है जिसने ऑफर दिया है, और ऑफरी वो होता है जिसको ऑफर मिला गया है, ये जिसने एक्सेप्टेंस करी है। ऑफरी वो इंसान है। तो हम वो, ये जो हम बी का एग्जाम्पल बार बार दे रहे थे, तो यहाँ पे वो बी है, वो बाउंड नहीं है। अगर आपने ऑफर दे दिया किसी ने, अगर मैंने बोला कि मैंने ये पेन में बेच रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो जाएंगे इसे खरीदें। जी मैम बढ़ा रही हैं तो अब मुझे तो खरीदना ही पड़ेगा। यू हैव लिबर्टी।
यही प्रॉब्लम तब आती है जब बिड्स और ऑक्शंस की बात होती है। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हो न्यूज़पेपर में कि बिड्स आप लगाने के लिए आ जाइए, तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। और जब बिड्स लगाने बहुत सारे लोग आते हैं, लेट्स से इन्होंने सबसे हाईएस्ट दिया, ये क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग एन ऑफर टू द अथॉरिटी। ये ऑफर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी थी। ये लेट्स से ये बिल्डिंग, ये अथॉरिटी है, इनको ये ऑफर दे रहे हैं अपने अलग अलग प्राइजेस बताकर। हाईएस्ट बिड बता देना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये अथॉरिटी बाउंड है इसको लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इट डजंट मेक सेंस। वो चाहे तो उसे टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा ये भी दिया हुआ है, इनवाइटिंग टेंडर्स। ये सेम चीज आती है आपकी, जैसे कि ये सेम चीज आती है आपकी इनवाइटिंग टेंडर्स के लिए। जब भी टेंडर इनवाइट किए जाते हैं, रेलवेज और भी बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, सेल, गेल, बड़े सारे टेंडर्स निकालती है कि हमें मशीन्स चाहिए, हमें बहुत सारा सामान चाहिए। तो अगर आप टेंडर सबमिट करते हो उन्हें, यू आर मेकिंग एन ऑफर, तो अथॉरिटी के ऊपर है, रेलवे चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो किसी को भी एक्सेप्ट ना करे। इट इज़ देयर लिबर्टी। चाहे तो वो दोबारा से एडवर्टीजमेंट करके दोबारा से निकालें कि टेंडर मुझे दोबारा चाहिए, मुझे शायद इससे भी और अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, इससे भी लोएस्ट बिड्स मिल सकती हैं, इससे भी लोएस्ट टेंडर मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारा इनवाइटिंग टेंडर्स। इसके अंदर एक केस लॉ है, पटना रीजनल देव वर्सेस अथॉरिटी, देव अथॉरिटी वर्सेस राष्ट्रीय परियोजना निगम। अब आगे वैसे ये पेपर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इसका केस जो है वो समवॉट हम जो चीज़ समझना चाह रहे हैं कि ऑफर जिसको दिया जाता है वो बाउंड नहीं होता ऑफर के लिए, उसको समझने के लिए। इसमें हुआ क्या था, टेंडर सबमिट करा, टेंडर सबमिट करने का मतलब कि ऑफर दिया गया, ऑफर दिया गया, ओके। Who has been blacklisted, ये इंसान ब्लैकलिस्टेड था पहले ही ऑलरेडी, इसी ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया देखिए ऐसा है, हम आपकी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप हमारी कंडीशंस जो हैं, हमारी कंडीशन में लिखा हुआ है दैट ब्लैक लिस्टेड पीपल कैन नॉट ऑफर अस, दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग योर ऑफर। हम आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ऑफरर ने कंडीशंस दी हुई हैं तो एक्सेप्टेंस उसी फॉर्म में होगा जैसे कि ऑफरर ने कंडीशंस दी थी, सेम कंडीशंस में, एंड दे आर फ्री टू रिजेक्ट इट। ओके, अच्छा ये बताओ इफेक्ट ऑफ ऑफर क्या होता है। इफ एक्सेप्टेड ओनली देन बाउंड, ना स्टेज तभी आएगी जब एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर देने में क्या है, ऑफर तो कोई भी दे सकता है यार। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में जाते हैं, कोई लड़की पसंद आती है, ठीक है, बड़े सारे लोग जाते हैं प्रपोज करने के लिए, हमारा ऑफर ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, लाइन लगी होती है, ठीक है। अब वो उसकी मर्जी होती है ना कि किसको एक्सेप्ट करे, ऑफर देने से कैसे बाउंड हो जाएंगे। तो अब आप पढ़ते हैं इफेक्ट क्या है और कब इफेक्ट किस चीज़ का है। जब तक आपने हाँ नहीं भरी है ऑफर के लिए, तब तक तो ऑफर भी इसको हटा सकता है, कोई भी बाउंड नहीं है, ऑफर भी हटा सकता है। अब किसी ने ऑफर दिया, ये मैंने पेन बेचने का आपको ऑफर दिया, मैंने कहा मुझे कल तक बता देना किसको ये पेन चाहिए, मैं दे दूँ 2000 रुपये में, जिसको खरीदना बता देना। मगर कल से पहले मैंने आज शाम को ही बोल दिया, मैंने कहा यार नहीं, मैं ना मना कर दिया, मैंने अपना विचार बदल दिया। सो आई कैन चेंज माई स्टेटमेंट, आई कैन रिवोक माई ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। बट जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गया उसी समय क्या हुआ, बाउंड हो गया हुआ। अच्छा, रोका होता है, रोका क्या होता है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। घर में आए, एग्री हो गए, जी हाँ जी, दो लोग राजी हो रहे हैं, रोका इज व्हाट, इट इज जस्ट अ
इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कि अब आप किसी और को जाके ऑफर मत करना, हमने बुक कर लिया अब आपको। दिस इज व्हाट लिटरल मीन टू गेट इट। आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे दी, इट इज बेसिकली कमर्शियल लॉ, ठीक है, तो इससे वहां अप्लाई मत कर देना, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं ऑफरर इज फ्री टू रिवोक, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये वाली चीज हमारी हो गई है, बाउंड हो गई है। एक बहुत प्यारी लाइन है जिसे एंसन ने कहा है, बहुत बार आपके प्री में पूछा जाता है इसे, और आपके मेंस में भी पूछी जाती है, ये कमेंट करने के लिए स्टेटमेंट बताओ, और वो स्टेटमेंट है एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो है व्हाट अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बहुत सारे मेंस में ये चीज पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या है, आप बताइए, कमेंट ऑन इट, इसका मतलब क्या है बताओ। हाउ दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, एनीवन? सो यही चीज है कि आपकी पोजीशन बदल जाती है दोनों की, क्योंकि आप बाउंड हो गए हो दो लोग एक दूसरे के लिए। नाउ यू नो मोर कैन ऑफर एवरीबॉडी, आप सिर्फ एक इंसान के लिए बाउंड हो गए हो, ठीक है। इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए वो है जो कि एक लाइटेड मैच स्टिक गन पाउडर के लिए है। अब समझ आया? और ये याद रख लेना किसने स्टेटमेंट दी, ये आंसर ने दी है, ये पूछा जाता है एक पेपर में तभी ये चीज रेलेवेंट है, वरना हम हर किसी की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि ऑफर आपका लैप्स कब हो जाता है। ऑफर आपका लैप्स तब हो जाता है इफ द सेम इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये हालांकि हम लोग आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों लिखा है। जब लेट से, जब मैंने आपको ये पेन बोला बेचने के लिए, आज बोला था कि किसी ने पेन खरीदा, अब आ रहे हो आप 4 महीने बाद मेरे पास, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूंगी आपका ऑफर? क्यों? मैंने तो नहीं टाइम बताया था। कर सकते हैं? पक्का लॉक कर दिया जाए? सोचो सोचो, मैंने ऑफर दिया आपको, अब आप 4 महीने बाद आ रहे हो, जी मैम मेरे को पेन दे दो। ये यूनिक हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फैक्ट हर केस में बदल सकते हो, बट द पॉइंट हेयर इज दैट कि आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम में अगर मैंने दिया, जब मैंने 2 दिन वाली बात करी थी वो प्रिस्क्राइब टाइम है, और एक होता है रीजनेबल टाइम। वर्ड टाइम से रिलेटेड है बट दोनों के मायने अलग हैं। वन इज प्रिस्क्राइब्ड, वन इज रीजनेबल। क्या मतलब, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ठीक है, अगर ये पेन मैंने आपको बोला है आज, तो प्रूडेंट इंसान क्या सोचेगा कब तक ये वैलिड रहेगा ऑफर, अगर मैंने टाइम नहीं बताया तो? हफ्ता, 10 दिन, दैट्स ऑल। 4 महीने तो यार थोड़ा अनरीजनेबल हो गया ना। दैट इज व्हाट वी कॉल एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए अगर आपका प्रिस्क्राइब टाइम नहीं दिया गया एक्सेप्टेंस के लिए। ये है डिटेल और बारीकियां, ठीक है। एक चीज और आती है, मियर एग्रीमेंट टू एग्री। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो फ्रेज है अभी, एंड एग्रीमेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? मियर एग्रीमेंट टू एग्री, और यहाँ है एग्रीमेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये दो अलग अलग फ्रेज है। क्या मतलब? हाँ, मतलब एग्रीमेंट तो सेल तो फिर भी अलग होगा, एग्रीमेंट कि मैं एग्री होऊंगा कभी, मे बी यहाँ तो फिर भी आप हाँ बोल देते हो, बट यहाँ पे क्या है कि मे बी आई कैन एग्री, मे बी आई कैन नॉट। तब ये आप इसे एक्सेप्टेंस मत मान लेना, ये जो वर्ड यूज हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे ये स्क्रीन बेचनी है, आपने कहा हाँ जी मैम मैं खरीद लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और मगर मैंने अभी पापा से पूछ के बता देती हूँ, अभी तो मैं हाँ भर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं कर देती हूँ, मैं एक एग्रीमेंट करवा लो मुझसे जहाँ पे मैं एग्री हो जाऊंगी फ्यूचर में, ठीक है, अभी से 2 साल बाद एग्री हो जाऊंगी, बट दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बात की गई है। ये जो फ्यूचर नेगोशिएशंस होते हैं आपके, वो हम कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानते, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक और टर्म आएगा, एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं, वो क्या है इसके अंदर आएगी। आप कभी सब्जी लेने जाते हो? कौन कौन सब्जी लेने गया है? सब्जी, वेजिटेबल्स, कोई गया वेंडर से कभी अच्छा मार्केट तो जाते होंगे, वेंडर से कभी बार्गेन करा?
क्या क्या खरीदा ऐसा जिसे बार्गेन करना पड़े, बताओ। सब कुछ, जैसे कि कपड़े, ओके, चलो सब में कर लेते हो, तो क्या करते हो आप उसके अंदर? वो एक प्राइस बताता है, फिर आप क्या करते हो? मुझे उस प्रोसेस को आप डिटेल में बताओ क्या क्या था, मैं उसे एक चीज समझाऊंगी आपको। नो 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 नो, नॉट टॉकिंग, डोंट टेल मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इट। ठीक है, आप सरोजनी गए हो लेट्स से, ठीक है, जनपद गए हो, एक्स वाई जेड किसी भी मार्केट में गए हो जो दिल्ली में पॉपुलर है, या फिर सब्जियां खरीदने गए हो, फ्रूट्स खरीदने गए हो, वहां पे जब आप जाते हो, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो वेंडर आपको बोलता है कि मैडम ये तो मैं आपको 1000 रुपये में दूंगा, तो आप क्या बोलते हो? अच्छा, 800 का लगा दो, फिर वो क्या बोलता है? 900 का लग जाएगा, ओके। 1000 का उसने बोला, इसमें देखो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। 1000 का उसने बोला आपको, ठीक है, फिर आपने क्या बोला उसको? 800 का, और उसने फिर क्या बोला? 900। अब ये 3 अलग अलग नंबर्स आ गए, तो इसमें ऑफर कब था, एक्सेप्टेंस कब हुआ, कोई बता पाएगा? ऑफर ही चल रहे हैं, तो यही बात है, हम यही समझना चाह रहे थे, इसके अंदर सिर्फ ऑफर ही चल रहे हैं। 1000 का जब उसने बोला तो उसका वो इनिशियल ऑफर था, ये था ओरिजिनल ऑफर। मगर जब आपने कहा कि नहीं 800 लगा दो, इसका ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता अब। तो अब 800 का जब वो बोल रहा है कि अब 800 आपकी तरफ से तो बट एक्सेप्टेंस आना चाहिए था, बट आप ऑफर कर रहे हो, तो इट इज एन काउंटर ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। बट उसने कहा नहीं 900, 900, फिर आप चले गए, फिर नहीं सर हमें पसंद नहीं आया, हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। बट आप आगे गए हो, मार्केट खंगोली, अपने कहा यहाँ शिट, डील निकल गई हाथ से, अफसोस हो रहा है, वापस जाके ले लेते हैं 1000 में, फिर 900 कह रहा था डन कर लेते हैं। अब आप आते हो कहते हो भैया 900, सॉरी हम 1200 का देंगे। अब एक और नंबर आ गया 1200, तो अभी क्या है? बट उसने इनिशियल ऑफर तो दिया था 1000 का, बट अब नहीं दे रहा है, क्या वो बाउंड है? क्यों? डेड हो गया वो डेड हो जाता है, उसी वक्त डेड हो जाता है, उसकी मर्जी है, वो क्या पता आपको हाँ करते, बट इट इज नॉट बाउंड। जैसे ही आपने 800 बोले थे, दिस ऑफर इज कंप्लीटली डेड, इसको हम बोलेंगे डेड ऑफर, ये ऑफर कंप्लीटली डेड हो चुका था। अब ये बाद में आकर आप नहीं बोल सकते हम इतने का बेच दो, यू कैन नॉट कम एंड आस्क। सिमिलरली, तो अगर वो 1200 को बोल रहा है तो अभी इसका नया ऑफर है, आपको एक्सेप्टेंस करना है तो करो, वरना काउंटर ऑफर देते रहो, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हमने ये समझना था कि एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर में हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर में, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमने पढ़ लिया था इफेक्ट ऑफ। अब आते हैं असेंशियल्स क्या क्या है एक एक्सेप्टेंस के। तो मैम एसेंशियल्स पढ़ाने की जरूरत क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब है हाँ भर लो, जो आपने कहा है उन्होंने वैसा कर लो, खत्म हो गई बात। मगर इतना इजी नहीं होता, जब आपके बहुत हज़ारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स लगे होते हैं और कोर्ट्स में मैटर्स जाते हैं, तब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसलिए बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला है कि दैट आपका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मन ही मन लेकर बैठे हो, हाँ मैं कर लूँगा, मैंने हाँ ही बोली है, मन ही मन मान लिया कि क्या बेच रहे थे हम, कुछ भी बिकवा लो, क्या बेच रहे हैं, शर्ट, नहीं शर्ट वाला एग्जाम्पल भूल गया, वो कुछ और बेचते हैं, और बताओ क्या है यहाँ पर, माइक, वैसे तो यहाँ माइक हम बेचना नहीं चाहते सर, ठीक है। लेट्स से कि कोई भी एग्जाम्पल, जैसे पेन वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं ये बोलूँ दैट ये पेन किसी को चाहिए तो आप बता दीजिए मुझे आज शाम तक। आप में से बहुत सारे लोगों ने मन ही मन कहा हाँ यार डील बहुत अच्छी है,
डन कर लेते हैं, इससे सस्ता हमें नहीं मिलेगा सेकेंड हैंड, बट आपने कम्युनिकेट नहीं करा मुझे, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? अपने दोस्त को जाके बताया रहे हो, यार ऐसी ऐसी डील हमने दी है, पेन बड़ा अच्छा मिल रहा है, बहुत महंगा पेन है बट ले लो ना, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? किसी लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका एक्सेप्टेंस को, ठीक है। किसको दोगे? ऑफरर को दोगे, जिसने ऑफर दिया था। अब आपने मेरे को तो नहीं बोला, मगर यहाँ पे कल कोई और मैम आई, आपने उनको बोला कि मैम, आपने वो वाली मैम को बोल देना, आज उनकी क्लास नहीं है, कि हमें ना ये पेन जो चाहिए था वो एक्सेप्ट करना है। क्या मैंने ऑफराइज करा? मैंने ऑफर दिया, मुझे दोगे ना। सिमिलरली कम्युनिकेशन आप दोगे सिर्फ और सिर्फ ऑफरर को, ठीक है। अब आगे आते हैं कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब क्या इस दो वर्ड्स का, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड? ये नहीं कहना मैम इसमें लाल पीला पेन चाहिए, नहीं मिलेगा काला। ये नहीं है मैम मेरे को इसमें थोड़ा और अलग कलर वेरिएशन मिल सकता है, छोटा पेन मिल सकता है नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। यू शुड एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली एंड अनक्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन मत लगा देना इफ एंड बट्स करके, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके आज, बट सिर्फ मैं ओवरऑल बता रही हूँ। एक्सेप्टेंस के अंदर अभी 4 ही मेन पॉइंट्स है जिसमें सारी कहानी खत्म हो जाती है, बाकी सारी पॉइंट्स इसके अंडर में आते हैं, हम क्या पढ़ेंगे वो सब इनके सब पार्ट्स में। तो आज हम जो ये पहला पॉइंट है इसके सारे पार्ट्स देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, उसे क्या क्या समझेंगे, हो सकेगा तो हम लोग शायद आगे भी थोड़ा कर लें, ठीक है। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका डिटेल्ड वैसे है ऑलरेडी, सेक्शन इसके ऊपर बना हुआ है, हाँ। तो बट हम लोग इसे इसका मतलब क्या समझेंगे, इस लाइन का मतलब क्या है। इफ एंड बट जो है कि अगर नहीं करा उसके हिसाब से, बट आपने फिर भी उसे नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं उसे, उसने, आपने बोला था व्हाट्सएप से सेंड कर दो डॉक्यूमेंट्स, उसने ईमेल कर दिया कि बाय पोस्ट भेज दे, बट आपने तब भी कुछ नहीं कहा, तो इफ एंड बट आगे हम पढ़ेंगे जब डिटेल में आएंगे, ठीक है। एक्सेप्शन शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। मतलब सबसिस्ट का मतलब क्या होगा? डेड नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं है, या तो स्क्राइब टाइम हो या फिर रीजनेबल टाइम हो, दोनों चीज़ों से, ठीक है। डिटेल में वी विल स्टडी, बट ये ओवरऑल आपके पॉइंट्स थे जो कि एसेंशियल्स है एक एक्सेप्टेंस होने के लिए। आगे आते हैं, जो हमने कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ा था, अब हम उसे डिटेल में समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं, कौन कौन से केस लॉज रेलेवेंट हैं। आपके पहले पॉइंट में जो एसेंशियल था, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, जो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी, अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहता है। सिग्निफाई असेंट, याद है अभी हमने टू बी पढ़ा था, उसमें सिग्निफाई असेंट लिखा था, कंसेंट नहीं। याद रखना ऑफर की डेफिनेशन के अंदर कंसेंट आ जाता है और यहाँ पर असेंट, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। तो जब आप मेंस करोगे, प्री में तो ये चीज़ नहीं आएगी, मेंस में आपका कॉन्सेप्ट का जो इम्प्रेशन होगा ना वो बहुत गलत पड़ जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। तो एक हमारा हो सकता है फेस टू फेस, हम बात कर रहे हैं, आपने बोल दिया अभी हाँ जी पेन चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, ठीक है जी। देन आपका आता है पोस्ट टेलीग्राम, ये होता था बहुत आदम जमाने के केस में, अब तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। मैसेजेस और फोन्स पे, या फिर आप कंडक्ट से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, हमने इम्प्लाइड प्रॉमिस पढ़ा था, कंडक्ट से भी प्रॉमिस, ये आपका एक्सेप्टेंस हो सकता है। कैसे? जैसे कि बस आती है बस स्टॉप पर और आप जाकर बैठ जाते हैं, उन्होंने तो बोला नहीं था आपको, बट आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया बाय कंडक्ट, वो वहाँ रुकी थी, उस रूट पे जाती है, बट यू हैव मेड एन एक्सेप्टेंस बाय जस्ट सिटिंग एंड गोइंग इनसाइड द बस। मोड ऑफ ऑफरेट, एक ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो मन ही मन के अंदर आप अपना एक्सेप्टेंस नहीं छुपाना। अब कहीं ऐसा नहीं है, अब अपने एक केस हुआ था, ये केस लॉ से ही आया आपका,
जहां पर किसी इंसान ने अपने सर्वेंट को अपनी इंटेंशन बता दी थी कि भाई मैं तो एक्सेप्ट करना चाहता हूँ ये ऑफर, बट उसे कम्युनिकेट ऑफरर को नहीं किया था, तो ऐसे केस में हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, ये है आपका फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इसके अंदर आपका कम्युनिकेशन और इंटेंशन टू एक्सेप्टेंस, ये हम लोग सीखते हैं। इसके अंदर हुआ क्या था इसमें कि ये फेल्टहाउस भाई साहब थे, इन्होंने एक खत लिखा अपने नेफ्यू को और कहा कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ 30 से 15 पाउंड के बीच में, कहीं भी कोई भी अमाउंट। इट वॉज मेंशन इन द लेटर, क्या बोला गया, दैट इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई शैल कंसिडर द सेम टू बी माइन एट दिस पाउंड। अगर आपकी तरफ से ना नहीं आया, आपने नहीं बोला कुछ, तो क्या इस तरह के ऑफर्स वैलिड होते हैं? पहले ये बताओ। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली पॉइंट करके इनको, देखो ऐसा है, ये घड़ी ना, अगर आपने हाँ नहीं बोला ना, मुझे कुछ बोला नहीं, मैं मान लूंगी कि आप ही इसे खरीदना चाहते हो, कि इस तरह के ऑफर्स वैलिड होंगे? आगे देखते हैं क्या हुआ और केस लॉ में क्या कहा गया। द नेफ्यू डिडंट रिप्लाई, ये भाई साहब के पास वक्त नहीं था, बहुत ही बिजी इंसान थे, बड़ी समस्याओं से घिरे हुए थे, ये आपके लेटर का मैसेज नहीं कर पाए। मगर इन्होंने अपने ऑक्शनर को ज़रूर बोला कि देखो घोड़ा मत बेचना, मैं अपने अंकल को बेचना चाहता हूँ, ये उन्हीं के लिए रखना है ये वाला घोड़ा, ये स्पेसिफिकली उन्हें ये सफ़ेद रंग का घोड़ा बहुत पसंद है, इसे मत बेचना। बट ऑक्शनर ने आगे जाके बेच दिया। उन्होंने अपनी ऑफर तो आया था उन्हें, ऑफर तो फेल्टहाउस ने दिया था, फेल्टहाउस ने ऑफर दिया था किसको? अपने नेफ्यू को। और नेफ्यू ने एक्सेप्टेंस किसको बोला कि मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ? इसने बोला बिंडले को, जो कि इसका ऑक्शनर था। बोलना किसको चाहिए था? एफ को बोलना चाहिए था ना। आप इसे क्यों बोल रहे हो? हमने तो पढ़ा था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी को आप करेंगे जो कि ऑफर देगा, आप किसी और को हाँ क्यों बोल रहे हो? बट इन्होंने घोड़ा बेच दिया। इन्होंने आगे जाके कोर्ट में केस करा और बोला देखिए मैंने तो लिखा था, अगर आपकी तरफ से आपने कोई रिप्लाई नहीं करा है तो मैं मान लूंगा कि आप इसे खरीदना चाहते हैं। रिप्लाई नहीं आया था तो आप और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हैं जी, अब तो आप इस पे बाइंड हो गए हैं और आपने ऐसा करके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है। कोर्ट में कहा गया देखिए यहाँ पे कोई ऑफर हुआ ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। जब एक्सेप्टेंस ही आपके पास नहीं आया है तो फिर आपका प्रॉमिस कैसा, और प्रॉमिस नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? इसलिए क्योंकि उन्होंने, ये जो नेफ्यू थे आपके, इन्होंने आपको एक्सेप्टेंस नहीं सुनाई है। इसका सार इतना है कि जो आपकी एक्सेप्टेंस की इंटेंशन है वो आप सिर्फ मेन पर्सन ऑफर को सुनाएंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं, किसी और को जाके नहीं। जो हमने सर्वेंट वाला एग्जाम्पल अभी पीछे पढ़ा था, अब आप अपने सर्वेंट को बोल देते हो कि जी मेरी इंटेंशन है ये फिर ऑफर एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे अगर ऑप्शन ना होकर वो अपने सर्वेंट को बोल देता तब भी तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती ना। यही हम इसी केसेस के लिए हम लोग इतना डिटेल में एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं। जब एक कोर्ट में केसेस जाते हैं तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। ऑफर हुआ था नहीं हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था नहीं हुआ था, कौन सी स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्रॉमिस है ये सिर्फ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक और चीज़ थी सिर्फ मियर साइलेंस। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मियर साइलेंस है, सिर्फ चुप रहना, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, जब तक कि ज़रूरी ना हो। आप सिर्फ चुप बैठे हो तो क्या मैं मान लूँ कि एक्सेप्टेंस हो गया? मैंने कहा जी देखिए ऐसा है, ये जो कीबोर्ड है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आप ना दे दीजिए किसी को खरीदना है, मगर आप चुप बैठे रहे तो क्या मान लूँ कि आप खरीदना चाहते हो? कि इसे वैलिड एक्सेप्टेंस मान लूँ, सिर्फ चुप रहने को मान लूँ? नहीं,
यस, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो, आपको फैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे ऐसे केसेस में। तो ये था आपका फेल्डहाउस एंड बिंडले का केस। बहुत बार पूछा जाता है, केस लॉज के हिसाब से पूछ लिया जाता है किस केस लॉ में पूछा गया था, या फिर किसी के फैक्ट्स उठा के किसी और तरह की सिचुएशन बना दी जाती है या फिर पेपर में पूछ लिया जाता है। अब कम्युनिकेशन में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है कम्युनिकेशन मेड बाय ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। एक्सेप्टेंस तो ऑफरी ही देगा ना, या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट दे सकता है, बट कोई और थर्ड पार्टी तो आके नहीं दे सकता, ये हमने पढ़ा ही था। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस केस लॉ है पाउल वर्सेस ली। कम्युनिकेशन बी टू अनऑथराइज्ड पर्सन डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को जाकर अपनी एक्सेप्टेंस सुना दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? अब आते हैं इस केस लॉ पे। किसी ने पढ़ा है केस लॉ पाउल वर्सेस ली? इस कॉन्सेप्ट पे बहुत फेमस केस है। कोई आइडिया, कहीं कोई दिमाग के किसी कोने में कोई छिपरे कोई चीज़ें पता हो? पढ़ के नहीं बताना है ऐसी कुछ था। तो अब हम सीखते हैं कि इसमें क्या चीज़ रेलेवेंट थी क्या नहीं थी, कैसे ये वाला केस लॉ इससे रिलेटेड है। हुआ क्या था इस केस लॉ में कि ये एक इंसान थे मिस्टर पॉवेल। ये जैसे कि बहुत सारे एक कभी भी पोस्ट कोई ली जाती है, किसी को अपॉइंट किया जाता है, जॉब दी जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया, उसमें से एक थे मिस्टर पॉवेल, और भी बहुत सारे लोग थे, और ये थे बोर्ड। ये आए थे पोस्ट ऑफ हेडमास्टर, हेडमास्टर की पोस्ट के लिए आए थे। बोर्ड में बहुत सारे लोग थे और इनका एक चेयरमैन भी था। अब बोर्ड ने क्या कहा कि भाई एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जिसमें हमने इनको सिलेक्ट कर लिया मिस्टर पॉवेल को, ठीक है, मगर इन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन इसे नहीं दी। अच्छा एक बात बताओ, हमने अच्छा इसमें एक चीज़ प्राइमरी चीज़ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहले ये बताओ मुझे, इसमें से ऑफर एक्सेप्टेंस कब हुआ, किसने किसको ऑफर दिया? मैं 3 स्टेजेस बताती हूँ। हमने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमें इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स चाहिए। फिर बहुत सारे लोग आ गए, कैंडिडेट्स आ गए, इन्होंने इंटरव्यू दिए और इन्होंने बोल दिया जी एक बंदा जो है वो सिलेक्ट है। अभी बताओ कौन कौन से स्टेजेस में कब ऑफर है, कब एक्सेप्टेंस है, कब इनविटेशन का ऑफर है? क्योंकि ये स्टेजेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉ को समझने से पहले। ओके, और ये वाला जब कैंडिडेट्स आए, अपीयर हुए और वहाँ पर आकर बैठे और उन्होंने इंटरव्यूज दिए, तो ये क्या था? ओके, इन्होंने बोल दिया जी एक बंदा सिलेक्टेड है। क्या हुआ? कैंडिडेट्स को सिलेक्ट एक बंदा कर लिया इन्होंने, जितनी पोस्ट थी उतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया, खत्म। अब एक बात बताओ, जुडिशरी के लिए बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं, सिलेक्ट तो जितनी वैकेंसी उतने होते हैं ना, जितनी वैकेंसी उन्होंने उतने सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या, जब ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये कौन सी स्टेज है? एक्सेप्टेंस, यस। तो ये जब आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। और जब कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं और यहाँ पर इंटरव्यूज दे रहे हैं इस स्टेज में, तो ये स्टेज होगा आपका जाकर आप वो ऑफर दे रहे हैं। हर कोई अपनी अलग अलग सैलरी बताएगा, दे आर गिविंग ऑफर्स, राइट? उसमें से ये लोग किसी एक को सिलेक्ट करा, दिस इज एक्सेप्टेंस। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस केस लॉ में हाउ दिस इज रेलेवेंट और हमने इस केस लॉ में क्या समझा। अब आते हैं, बहुत सारे लोग अपीयर हुए थे, उसमें से एक पॉवेल थे। यहाँ पर बोर्ड था, बोर्ड में बहुत सारे लोग थे। अब एक चेयरमैन भी होता है बोर्ड है तो, ठीक है। इन्होंने एक ये आकर इन्होंने ऑफर दे दिया कि भाई मैं कैंडिडेट हूँ फलाना फलाना, मैं इस पोस्ट के लिए आया हूँ और इतनी सैलरी चाहता हूँ, हेडमास्टर की पोस्ट के। दिस इज एन ऑफर मेड बाय पॉवेल। बट इन्होंने अपने आप में रेजोल्यूशन करा और पास करा, जी हम इसी को ही बना देंगे हेडमास्टर। बट इन्होंने इसको कम्युनिकेट नहीं करा था। तो क्या एक्सेप्टेंस हुआ? इनकी इंटेंशन तो है एक्सेप्ट करने की, क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ? कैसे? वो तो चाह रहे हैं, इंटेंशन है उनकी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस या नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने बताया नहीं इनको यहाँ पर।
जब ये आपस में बातें कर रहे थे तो इन्हीं में से एक बंदा था जो कि अनऑथराइज्ड वे में कोई बंदा जाके चुप कैसे जाता है इसको बताकर आ जाता है कान में, यार सिलेक्टेड आवाज़ क्या बात है। बट उन्होंने कोई भी चीज़ फॉर्मली नहीं बताई थी, बोर्ड की तरफ से नहीं आई थी, इन्होंने जाकर बोल दिया। बट लेटर ऑन एक बार और बोर्ड बैठी कुछ समय बाद, और बोर्ड ने कहा जी कुछ डॉक्यूमेंट्स की समझ में नहीं आया था, सॉरी, अब नहीं, हम किसी और को बना रहे हैं। ये भाई साहब जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं, सू कर देते हैं इसके चेयरमैन को। चेयरमैन शायद मिस्टर ली है यहाँ पर, चेयरमैन मिस्टर ली को सू करते हैं, कहते हैं भाई साहब आपने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया था, मैं ऑफर देने आया था, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हाउ कैन यू गो बैक बाय योर वर्ड्स, आप नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा था कि भाई कोर्ट में पूछा गया जब ये बात बोली जा रही थी, क्या उन्होंने आपको कोई एक्सेप्टेंस दी थी, क्या कहीं कम्युनिकेट करा था एक्सेप्टेंस? अभी तो मनी मन के अंदर बीच में 4 कमरों की दीवारी में चल रही है ना, डिस्कशन चल रहा है। वी हैवंट कम्युनिकेटेड टू यू, since we haven't communicated acceptance to you, it is not a valid acceptance. If there is no acceptance, there is no promise. No promise means no contract. तो लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन। अगर किसी इंसान को खत भेजा गया है एक्सेप्टेंस के लिए कि हाँ जी मैं तैयार हूँ आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट एड्रेस ही गलत दे दिया, आपकी तरफ से तो हाँ की, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ? बताओ। किसी ने खत से, लेटर से भेजा किसी और इंसान को एक ऑफर कि मैं अपनी लेट से 5 बीघा ज़मीन बेचना चाहता हूँ तुम्हें फलाना फलाना रेट पे। इन्होंने एक्सेप्टेंस के लिए क्या करा कि अपना लेटर पोस्ट करा इनको, मगर एड्रेस ही गलत डाल दिया था। 76/96 की जगह इन्होंने 73 डाल दिया था, एड्रेस इज रॉन्ग। ऐसे केस में वैलिड एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं? नॉलेज तो तब आएगा ना जब कम्युनिकेट ही होगा, वो गलत ही है, राइट। कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट, इसलिए ऐसे केस में भी हम बोलेंगे दे डू नॉट बाइंड द ऑफर। तो कम्युनिकेशन, आज हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ये पढ़ा आज की क्लास के अंदर कि आपका एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके असेंशियल्स क्या क्या हैं। असेंशियल्स के अंदर हमने ये इफेक्ट भी पढ़ा, और असेंशियल्स में हमने पहली चीज़ पढ़ी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है। इसमें हमने बहुत सारे केस लॉज देखे जो कि पेपर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, प्री में आपके पूछे जा चुके हैं, मेंस में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंस इन पूरे टॉपिक का। अगली क्लास में हम लोग और डिटेल्ड वर्जन में इन्हें पढ़ेंगे आगे, और केस लॉज के साथ और बहुत ज़्यादा समझेंगे। तो तब तक के लिए ओके जी, खुदा हाफिज। आई विल गिव माइक टू मैम नाउ। Jyoti Khurana, our faculty, has patiently and in a very good description explained the word acceptance, the relevant case law, and the basic ingredients of acceptance. This is a very important concept for Indian contractor, because if we are not clear on the word acceptance, the contract would not be complete, and if contract is not complete, even if anybody goes for the violation of any such contract which was not itself complete, enforceable contract, then he will not win. So for Contract Act, up to now, this chapter is complete. We will proceed with Indian Contract Act in the next lecture. The second lecture for today is